नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन भारतीय अदालतों के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मामला दूसरा है। देर भी है, अंधेर भी है, लेकिन कभी कभी अंधेर नहीं भी होती है, देर भले हो जाए। ऐसा ही मामला लग रहा है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और डीएमके के नेता दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन, इन चारों के बारे में अदालत अभी तक देर कर रही थी, सोई हुई थी। अचानक नींद टूटी है और इतने पुराने मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 13 अप्रैल 2023 से इन मैक्सिस एयरसेल का मामला है। क्या है मैक्सिस एयरसेल डील, उसकी बात बताते हैं आपको भी। इस मामले की सुनवाई जिसमें कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम को एंटीसिपेटरी बेल मिली है कब से? 2019 से, सितंबर 2019 से। और मारन बंधुओं का क्या हुआ? मारन बंधुओं को बरी कर दिया ट्रायल कोर्ट ने कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि वो मामला खुलेगा, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील जो सीबीआई और ईडी ने की है उसकी सुनवाई होगी और इन दोनों को एंटीसिपेटरी बेल मिलने पर भी सुनवाई होगी और रोज़ाना सुनवाई होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रोज़ाना सुनवाई होगी, वरना तो इन लोगों के पास इतने साधन हैं, इतने संपर्क हैं। आप कहते रहिए कि सरकार बदल गई है, मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अरे 9 साल होने जा रहा है, क्या बदला? सिस्टम नहीं बदला है। उस सिस्टम में अब भी इन लोगों की चलती है। वरना जो ईडी और सीबीआई ने कहा वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन, उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिले, और इनको तो इतने लंबे समय से मिली हुई है, मतलब लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम काम करता है। तो अदालत ने कहा है कि इन चारों मामलों की, बल्कि तीनों मामलों की एंटीसिपेटरी बेल, कलानिधि मारन, दयानिधि मारन के मामले की सुनवाई ये डेली बेसिस पर होगी। और कहा कि तीनों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। चिदम्बरम के वकील ने कहा कि हमारे मुवक्किल का जो है वो केस अलग है, इसलिए अलग सुनवाई होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा ये उसी दिन देखेंगे। अब मामला क्या है? कंपनी थी एक मैक्सिस बरहार्ड। इसके मालिक थे एक मलेशियन जो दरअसल तमिलियन मूल के, श्रीलंका के मूल निवासी हैं। उसके मालिक थे आनंद कृष्णन। इन्होंने एयरसेल से उसके शेयर 74%, 74% शेयर खरीदे, इस मतलब उसका अधिग्रहण किया उस कंपनी का, एयरसेल का, जिसके मालिक थे शिवकृष्णन, शिवकृष्णन। ये डील हुई 2006 में जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। इस डील के लिए एफआईपीबी ने चूँकि विदेशी निवेश आना था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसने मंजूरी दी 3,500 करोड़ रुपए के निवेश की, विदेशी निवेश की। अब 3,500 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आने के लिए ज़रूरी था उसकी मंजूरी केवल और केवल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स दे सकती थी ये मंजूरी। ये वित्त मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री हो उस समय का रहा हो, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। लेकिन पी चिदम्बरम ने इसके बावजूद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में जाए बिना खुद ही मंजूरी दे दी। यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत होती है। लेकिन इसकी बातें चलती रही, कहा जाता रहा, अखबारों में खबरें छपती रहीं, कोई प्रमाण तो ऐसा था नहीं। 2011 में आया। 2011 में शिवशंकरन ने सीबीआई को शिकायत की और कहा कि उनसे उनके जो 74% शेयर थे वो जबरन दबाव डालकर लिए गए। और ये भी आरोप लगाया कि इस डील में मारन बंधुओं का भी हिस्सा था और उनको हिस्सा जो मिला, उनको जो रिश्वत मिली, कमीशन मिला, फीस मिली, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, जो मिला वो सन टीवी में इन्वेस्टमेंट के जरिए मिला। और सन टीवी किसका है? उसके मालिक जो है मारन परिवार उसका मालिक है, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट। और उसके अलावा दयानिधि मारन उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे।
तो अब आप इस नेक्सस को समझिए, और इस नेक्सस में अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अदालत भी शामिल थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया, जो बातें कहीं, वो बड़ी निराशाजनक है। देश के भविष्य को लेकर अगर आप सोचिए तो बड़ी चिंता होती है कि अगर इस तरह के फैसले होंगे इतने बड़े मामलों में। ट्रायल कोर्ट ने चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को एंटीसिपेटरी बेल इस आधार पर दे दी कि उनके खिलाफ जो आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो बहुत अहम नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,31,00,000 इतने पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल दे दी। और जिसके खिलाफ बड़ा मामला था, मारन बंधुओं के खिलाफ 749 करोड़ रुपीज़ इसकी रिश्वत का आरोप था, उनको बरी कर दिया। अब आप देखिए अदालत में कैसे खेल होते हैं, किस तरह से होते हैं। सीबीआई और ईडी का कहना है, सीबीआई जांच कर रही है कि एफआईपीबी की मंजूरी चिदम्बरम ने कैसे दी, जिसका उनको अधिकार नहीं था। ईडी जांच कर रही है कि इस पैसे में जो लेन देन हुआ, उसमें जो रिश्वत ली गई, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई, उसकी जांच कर रही। दोनों मामले जुड़े हुए हैं और तीनों मामले जुड़े हुए हैं। आप पी चिदम्बरम की बात करें, कार्ति चिदम्बरम की बात करें, मारन बंधुओं की बात करें, सब मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको अलग अलग रखना चाहते थे। अब इसी डील के बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का भी एक आरोप था, वो भी इस मामले में कूदे। उन्होंने कहा कि इस डील में 5% कमीशन कार्ति चिदम्बरम को मिला। अब ये पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्ति चिदम्बरम को जब तक 5% कमीशन नहीं मिल गया, तब तक पी चिदम्बरम ने एफआईपीबी की मंजूरी रोके रखी, तब तक नहीं दी। तो मारन बंधु 20 फरवरी 2017 को बरी कर दिए गए थे। उसके बाद से अदालत में कुछ हुआ नहीं। अब सीबीआई ईडी दोनों पहुंचे हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया है। सीबीआई और ईडी का अलग अलग मामलों में कहना है, सीबीआई का कहना है कि ये जो चिदम्बरम पिता पुत्र हैं, इनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल की जानी चाहिए। ईडी का कहना है कि किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत ही अहम होता है, और अदालत ने इसी की परमिशन नहीं दी, तो इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया है मारन बंधुओं को बरी करने का, उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। अब आप देखिए, मैंने अभी एक दिन पहले ही आपको करेंसी घोटाले की बात की थी। तो ये यूपीए राज के जो घोटाले हैं, सोचकर बड़ा डर लगता है। कितने बड़े पैमाने पर देश की लूट चल रही थी, और खुली लूट चल रही थी, और देश के उस समय के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सब निगरानी में हो रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफआईपीबी 3,500 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल पास कर दे और प्रधानमंत्री को पता नहीं हो। अगर उनको पता नहीं था तो वो निहायत इनकॉम्पिटेंट थे। अगर पता था तो वो जानबूझकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में कहा था, जिस पर बड़ा हंगामा मचा था, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर शावर के नीचे नहाते हैं, तो मामला कुछ वैसा ही था। जितने आपको करप्शन के केसेस मिलेंगे, मामले मिलेंगे, घोटाले मिलेंगे, उन सब में आपको पता चलेगा कि ये संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता ना हो। या तो उनकी सरकार कोई और चला रहा था, वो फाइल भी नहीं देखते थे, कुछ उनको बताया नहीं जाता था, उनको कोई जानकारी नहीं होती थी। या तो वो इस बात को स्वीकार करें, या फिर वो इस बात को स्वीकार करें कि सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा था। मैं ये नहीं कह सकता कि वो शामिल थे, वो शामिल नहीं हो सकते हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन बेईमानों का संरक्षण तो कर रहे थे, बेईमानी को खुली छूट तो दे रहे थे। तो ये अपराध छोटा अपराध नहीं है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस अपराध से बरी नहीं हो सकते, भले ही कानून की अदालत में उनको कोई सज़ा न मिले। लेकिन इस देश की जनता की नज़र में, इस देश के समाज की नज़र में, और नैतिकता की राजनीति की बात करने वालों की नज़र में डॉक्टर मनमोहन सिंह निश्चित रूप से अपराधी हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार चला कौन रहा था। तो जो सरकार चला रहा था उसको मालूम था, तो वो क्या कर रहा था, वहाँ से ये सारा खेल क्यों होने दिया जा रहा था, ये भी सवाल उठेंगे।
क्योंकि मारन बंधु, मैंने उसमें कहा था करेंसी घोटाले वाले केस में कि वो मामला भी ऊपर तक जाएगा, ये भी जाएगा। इसमें ऐसा संभव ही नहीं है कि केवल चिदम्बरम पिता पुत्र और मारन बंधु ही शामिल हों, और लोग भी शामिल रहे होंगे, ये तय बात है। लेकिन उसका खुलासा तभी हो सकता है जब कोई गवाही दे, जब कोई बोले, जब कोई आरोप लगाए, जब कोई प्रमाण दे। तो बिना प्रमाण के तो किसी के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, तो बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना चाहिए भी नहीं। प्रमाण हो तो आरोप लगाना ज़रूर चाहिए। अब ये अदालत और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बीच का मामला है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या सबूत लेकर, प्रमाण लेकर, कौन से तथ्य, कौन से कागजात लेकर अदालत के सामने पेश होती है। लेकिन मेरी नज़र में इस पूरे मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, वो है डे टू डे हियरिंग। इसका मतलब है जल्दी फैसला, और जल्दी फैसला का मतलब है जल्दी न्याय। भले ही इससे पहले देर हो चुकी हो, लेकिन अब कम से कम और देर ना हो। और चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोकसभा का चुनाव, 500 से कम दिन रह गए हैं। उल्टी गिनती कहिए तो एक तरह से लोकसभा चुनाव की शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का भ्रष्टाचार अगर खुलकर और आता है, अदालत में रोज़ सुनवाई होगी, नए नए तथ्य पेश किए जाएंगे, गवाहियाँ होंगी, सबूत पेश किए जाएंगे, तब कांग्रेस के पास क्या जवाब होगा? कांग्रेस किस किस का बचाव करेगी, कहाँ तक बचाव करेगी और कितना बचाव करेगी? और सवाल उससे बड़ा मेरी नज़र में है कि कांग्रेस क्यों बचाव करेगी? अगर ये भ्रष्ट हैं तो इनका बचाव कांग्रेस क्यों करेगी? कांग्रेस को तभी इनका बचाव करना चाहिए जब वो मानती हो कि ये लोग ईमानदार हैं। तो अब तो ये अदालत तय करेगी, और अदालत तय करेगी जांच एजेंसियों की जांच के आधार पर, उसमें मिले तथ्यों के आधार पर। इसमें कोई पॉलिटिकल आरोप के आधार पर कोई फैसला नहीं होने वाला है। तो इसलिए आने वाले दिनों में जितनी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं, उतना ही अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई भी तेज होने वाली है। तो इंतज़ार कीजिए, अगले 13-14 महीने जो है वो बड़े हेक्टिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्रियता वाले होने वाले हैं। तो सूचनाओं का जो है एक तरह से विस्फोट होगा, अलग अलग तरह की अलग अलग स्रोतों से सूचनाएं आएंगी, तो उनका इंतज़ार कीजिए। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।